हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट स्लेश एग्जीक्यूटिव का 23 मार्च 2023 शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 19 प्लस 2 रूट 84। तो सबसे पहले अपन अंदर से स्टार्ट करते हैं। सबसे अंदर में अपन को दे रखा है स्क्वायर रूट 19 प्लस 2 रूट 84। तो यहां पे अपन को सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, जब ये अंदर वाला जो अपन को दे रखा है ये परफेक्ट स्क्वायर बने। बीच में प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर मैं खोलूं तो वो खुलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए ये जो 19 है इसको आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, और ये जो 2 रूट 84 है इसको आपको 2ab में तोड़ना पड़ेगा। यहां पर 2 तो अपने पास है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ab को मुझे रूट 84 में तोड़ना पड़ेगा। रूट 84 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो रूट 84 जो है वो होता है 12 इंटू 7। रूट 84 हो गया 12 इंटू 7, तो रूट 12 इंटू रूट 7। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 19 को आप लिख सकते हो रूट 12 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे मेरे पास a आ गया रूट 12 और b आ गया रूट 7। तो ये जो चीज है ये अपने पास बन गई स्क्वायर रूट में रूट 12 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो यहां पे ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा रूट 12 प्लस रूट 7। तो यहां पर आप देखिए क्या हो गया अपने पास, ये अपने पास बन गया स्क्वायर रूट में 4 माइनस रूट 7 प्लस रूट 12 प्लस रूट 7। ये रूट 7 से रूट 7 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये अपने पास बन गया स्क्वायर रूट में 4 प्लस रूट 12। अब फिर से यहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए वैसे तो आप अब इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, बीच में प्लस साइन आ रहा है तो ऑब्वियस है कि ये a प्लस बी में खुलेगा। तो उस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, इन दोनों में ही कोई होगा, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 में। तो यहां पर अगर अपन दोनों को स्क्वायर करके देखें तो उससे अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर से यहां पर नॉर्मल तरीके से अगर अपन करना चाहें, मतलब अगर ऑप्शन नहीं दे रखे होते इस क्वेश्चन में, बिना ऑप्शन से अगर अपन करना चाहते तो कैसे करते, तो अपन को फिर से a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको बनाना पड़ेगा। और यहां पर आप देख रहे हैं ये जो रूट वाला टर्म है ये आपके पास क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2ab। तो सबसे पहले रूट 12 में से आपको 2 को अलग करना पड़ेगा। देखिए रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 12 को लिख सकते हो रूट 4 इंटू रूट 3, और रूट 4 मतलब बन गया 2, तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू रूट 3। अब रूट 3 को मैं तोड़ नहीं सकता, लेकिन ए और बी जो है वो दो नंबर है तो मुझे कम से कम दो नंबर चाहिए। तो क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिकॉज 1 से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे अगर मैं बोलूं तो ए जो है वो रूट 3 हो जाएगा और बी 1 हो जाएगा। लेकिन ये आप कब बोल सकते हो, जब रूट 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मिला के 4 आए। तो वैसे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो वो कितना आता है, 4 आता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ए रूट 3 और बी 1। तो यहां पे मैं क्या बोलूं, स्क्वायर रूट में ये अपने पास बन गया रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट 3 प्लस 1। तो जो ओवरऑल आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 600 मीटर ईच आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। देखिए यहां पे दो ट्रेन है जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही है, और दोनों की जो ट्रेन की लेंथ है वो 600 मीटर है। इनिशियली ट्रेन ए इज हेड ऑफ ट्रेन बी एंड बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। शुरुआत में ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी से आगे है, मैं मान लेता हूं ये अपनी ट्रेन बी है और ये अपनी ट्रेन ए है। ट्रेन ए इस डायरेक्शन में चल रही है, ट्रेन बी इसी डायरेक्शन में चल रही है, और दोनों ट्रेन की लेंथ के साथ साथ दोनों ट्रेन की स्पीड भी सेम है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे ये 108 किलोमीटर पर आवर को अपन मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन जानते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 18 का हो गया 6 बार में, और 6 पंजे आ गया 30, दैट मीन 30 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो आ गई आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे बोला जा रहा है द ड्राइवर ऑफ ट्रेन बी एक्सिलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर सेकंड
ट्रेन बी का जो ड्राइवर है वो अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा है। यहां पर अपन को एक्सिलरेशन दे रखा है। देखिए एक्सिलरेशन दे रखा है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये सवाल फिजिक्स का है, मैथ का ये सवाल नहीं है। फिजिक्स का सवाल वैसे उनको पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन उनने पूछा है तो अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर अगली बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फालतू अपना टाइम वेस्ट ना करे, छोड़ दे, आगे बढ़े, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में आप हो सकता है अपने बाकी 4-5 क्वेश्चन का टाइम फालतू में खराब कर दे। तो यहां पे आप देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो इसमें फिजिक्स का एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पे एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और यू का मतलब होता है वेलोसिटी। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों में बहुत अंतर नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है बराबर हो गया। दैट मीन्स कि मैं इसको डिस्टेंस भी बोल सकता हूं। और वेलोसिटी और स्पीड में भी यही अंतर होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन यहां पर उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस यू को आप स्पीड भी मान के चल सकते हो। अब ये वैसे तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसलिए अपन बहुत ज्यादा अंदर इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको अपन डायरेक्ट करते हैं। आगे क्या बोला है कि आफ्टर 50 सेकेंड ट्रेन बी इज जस्ट कंप्लीटली अहेड ऑफ ट्रेन ए। तो देखिए 50 सेकंड के बाद ट्रेन बी जो है वो पूरी तरीके से ट्रेन ए से आगे हो गई। और जस्ट आगे होने का मतलब है कि बस उसी टाइम आगे हुई, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस नहीं रहेगा, वो एकदम सेम पॉइंट पे रहेगी। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है दोनों ट्रेन के बीच में। तो ओरिजिनल डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये अपन से पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि आगे जाके किसी पॉइंट पे ये जो है आपस में एक दूसरे से के करीब आई होगी। तो अपन देख लेते हैं कि ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस तय किया और ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस तय किया। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर एस का मतलब होता है डिस्टेंस, तो अपन सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय बी की अगर मैं बात करूं तो यू हो गया स्पीड, स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड की, और टाइम कितना है, तो इन टाइम है 50 सेकंड। 50 सेकंड के बाद जो है दोनों ट्रेनें एक दूसरे से के मतलब करीब आ गई, जहां पर ट्रेन भी आगे हो चुकी है ट्रेन से, प्लस हाफ इंटू एसिलरेशन अपन को दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 1, और फिर से टाइम कितना 50 सेकंड, तो 50 का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो देखिए 30 इंटू 50 तो हो गया 1500, और 50 का स्क्वायर हो गया 2500, 2500 बटा 2 करेंगे तो 1250। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2750, 2750 मीटर। मतलब जो ट्रेन बी है उसने 2750 मीटर कवर किए। ट्रेन ए की अगर मैं बात करूं तो उसका कोई भी एक्सेलरेशन अपन को नहीं दे रखा। इसका मतलब यह है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, उसकी स्पीड बढ़ी नहीं। तो अगर आप बोल सकते हो कि उसकी स्पीड नहीं बढ़ी मतलब कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। जीरो हो गया तो ये हाफ ए टी स्क्वायर खत्म हो गया। तो केवल यहां पे आप बोल सकते हो कि जो उसने डिस्टेंस तय किया ए से, वो आ जाएगा अपने पास यू टी के बराबर। और यू क्या है, यू उसकी स्पीड भी 30 मीटर पर सेकंड की थी और टाइम कितना 50 सेकंड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो कितना डिस्टेंस तय किया 1500 मीटर। तो अगर अपन को इनिशियल डिस्टेंस ये डी निकालना है तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा एस वी माइनस एस ए, दैट इज इक्वल टू 2750 माइनस 1500, तो कितना आ गया 1250 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन में अपन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे मैथ का है भी नहीं और क्वेश्चन आते भी नहीं है, इसी शिफ्ट में आए। इससे पहले की 2 शिफ्ट में कहीं भी कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं था, इस वाली शिफ्ट में उन्होंने डाल दिया, और बस ये एक ही क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, अब डाल दिया तो चलिए ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि इतना आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ये सब चीजें पढ़ी भी नहीं। कोई अगर जिसने 11-12 में मैथ लिए तो उसको हो सकता है थोड़ा बहुत पता हो फॉर्मूले वगैरह के बारे में, लेकिन उसको भी इतना टाइम हो गया तो अब याद नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I spend 25% of my salary on rent, 20% of my salary on transport, 40% of the remaining salary on grocery, and save the remaining part which is 16,500. What is my salary? देखिए बोला जा रहा है कि सैलरी का 25% जो है वो रेंट पे खर्च होता है, फिर सैलरी का 20% जो है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च होता है। अब अपन से बोला गया कि जो बाकी सैलरी बच गई उसका 40% ग्रोसरी पे खर्च होता है, और जो आखिरी में पार्ट आपके पास बच गया वो उसकी सेविंग है, जो है 16,500 रुपए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास कितने आ गए, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 25 प्लस 20 मतलब 45%। तो सैलरी का 45% तो यहां तक खर्च हो चुका है। तो अब कितना बच गया सैलरी का, 55% बच गया। सैलरी को जैसे अगर मैं 100% मान लूं तो मैं बोल सकता हूं कि 45% तो ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो गया, मतलब रेंट और ट्रांसपोर्ट पर मिला के खर्च हो गया। 55% बचा,
55% का 40% जो है वो ग्रोसरी में खर्च हुआ और बाकी जो बचा वो सेव किया। तो देखिए 40% अगर आपका ग्रोसरी में खर्च हुआ तो कितना बचा, 60% बचा। और 60% किसका, 55% का। तो 55% का 60% की जो वैल्यू है वो है आपके पास 16,500 रुपए। अपन से सैलरी पूछ रहा है, सैलरी मतलब अपन से 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पे आप देखिए 2% के साइन है, 1% को हटा के अपन क्या करते हैं 1/100 कर देते हैं। तो ये जो 60% है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 3/5। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है। तो यहां पर 5 से सबसे पहले तो ये 11 बार में, और 11 इंटू 3 33 होता है। 33 से ये अपने 5 बार में चला जाएगा, दैट इज 500। तो 1% की वैल्यू हो गई 500, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इंटू 500, दैट इज इक्वल टू 50,000। ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 80। 40 और 80 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका एवरेज अपन से पूछ रहा है। तो यहां पर एवरेज निकालने के लिए प्राइम नंबर्स तो आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन सबको याद करके रखें। काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। अगर आप वहां पे सोचने बैठेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे तो फिर अच्छा खासा समय लग जाएगा। और अगर मान लीजिए एक भी प्राइम नंबर आपका छूट गया तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले अपना 41 होगा, 41 के बाद फिर अपना 43 होगा, 43 के बाद फिर अपना 47 होगा, 47 के बाद फिर अपना 53 होगा, 53 के बाद फिर अपना 59 होगा, फिर 61 होगा, फिर 67 होगा, फिर 71 होगा, फिर 73 होगा और फिर 79 होगा। तो ये टोटल होंगे 40 से लेके 80 के बीच में प्राइम नंबर। एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो टोटल ये कितने नंबर है, इन सबका आप ऐड कर लीजिए, गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल ये 10 नंबर है। तो चलिए सबसे पहले इनका सम निकालते हैं। अब यहां पे आप चाहे तो डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, डेविएशन मेथड अपना इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि इनका एवरेज 60 आ रहा है, तो 60 से अगर आप देखेंगे तो 41 जो है वो अपना 19 कम है तो -19, 43 जो है वो 17 कम है तो -17, 47 जो है वो 13 कम है तो -13, 53 7 कम है तो -7, और ये 1 कम है तो -1। फिर ये 1 ज्यादा है तो +1, ये 7 ज्यादा है तो +7, ये 11 ज्यादा है तो +11, ये 13 ज्यादा है तो +13, और ये 19 ज्यादा है तो +19, डिवाइड बाय 10। तो यहां पर आप देखिए काफी सारे नंबर आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, -7 + 7 कैंसिल आउट हो गया, -13 + 13 भी कैंसिल आउट हो गया, -19 और +19 भी कैंसिल आउट हो गया। यहां पर क्या रह गया, -17 + 11, तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -17 + 11 अगर आप करेंगे तो -6, और तो ये हो गया अपने पास 60 - 6/10, 6/10 मतलब 0.6, तो ये अपने पास आ गया 59.4। तो एवरेज कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। X takes twice as much time as Y और thrice as much time as Z to finish a job। तो यहां पे आप देखिए X और Y के टाइम का रेशियो अगर मैं बात करूं तो X जो है वो Y से 2 गुना समय लेता है। मतलब अगर Y 1 यूनिट टाइम लेता है तो X जो है वो 2 यूनिट टाइम लेता है, और X जो है वो Z से 3 गुना समय लेता है। मतलब अगर Z 1 यूनिट समय लेता है तो X जो है वो 3 यूनिट समय लेता है। इनका सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं। तो कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए आपको x को बराबर करना पड़ेगा। x बराबर कब होगा, जब मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज 3 × 2 6। तो यहां पर कंबाइंड रेशियो बन गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 6 3 और 2। तो ये हो गया इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो। अब बोला जा रहा है वर्किंग टुगेदर द ट्रायो कैन फिनिश द जॉब इन 2 डेज। तीनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो 2 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अगर वाई अकेला काम करता तो कितने दिन में करता। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो टाइम से अपन को एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का उल्टा हो जाती है। मतलब अगर ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1/6, 1/3 और 1/2। तो इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि यहां पर अपना अगर आप देखोगे तो डेनोमिनेटर का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 हो गया, 3 × 2 और 2 × 3 6। तो जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो आ जाएगा 1:2:3 का।
अब जब ये तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो मैं बोल सकता हूं कि 6 यूनिट काम हर दिन होगा और काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया अपना टोटल वर्क, दैट इज एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। अब जब वाई अकेला काम करेगा तो वो 2 यूनिट हर दिन काम करेगा, तो 6 दूनी 12, तो 12/2, दैट मीन्स 6 दिन। तो वाई को टोटल 6 दिन लगेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। फाइंड द टाइम इफ रेट परसेंट एंड टाइम बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो यहां पे आप देखिए बोला जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 4/9 है। दैट मीन्स कि अगर मैं प्रिंसिपल को 9 मानूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 का 4/9 अगर आप करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहां पे अपन से बोला जा रहा है कि जो रेट परसेंट है और टाइम दोनों बराबर है, तो अपन से टाइम पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला अपन जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 4 है, प्रिंसिपल 9 है, और बोला गया है कि रेट और टाइम बराबर है, तो आर को भी अपन टी मान लेते हैं। तो ये बन गया t²/100। यहां पे ये t² कितना आ गया, t² आ गया आपके पास 4 × 100/9। तो t अगर आप देखेंगे तो t हो जाएगा आपके पास 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये 2 आ गया। 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये 10 आ गया। और 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये 3 आ गया। तो 10 × 2 दैट इज 20/3। 20/3 ईयर। ये जो टाइम आया आपके पास ये ईयर में आया। अब आपको मंथ में चेंज करना है, तो 20/3 का मतलब क्या हो गया, तो देखिए 3 का 6 बार में 18 होता है, मतलब 6 साल तो पूरे पूरे हो गए। तो 6 ईयर प्लस कितना बच गया, 2/3। तो इसको अगर मैं मंथ में चेंज करूं तो उसके लिए 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से 4 बार में 4 दूनी 8, दैट मीन 6 महीने, सॉरी 6 साल और 8 महीने। ऑप्शन नंबर 4। सोनू एंड मोनू टुगेदर कैन बिल्ड ए वॉल इन 6 डेज। सोनू और मोनू दोनों मिलके एक दीवार को 6 दिन में बना देते हैं, जबकि मोनू और मोहन मिलके 12 दिन का समय लेते हैं। तो यहां पे अपन मोनू को तो एम मान लेते हैं और मोहन को एमओ कर देते हैं, है ना। एमओ चलो पूरा ही लिख देते हैं, मोहन ही लिख देते हैं, ऐसे करते हैं। तो मोनू प्लस मोहन मिलके 12 दिन का समय लेते हैं। सोनू एंड मोनू वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज आफ्टर विच दे बोथ फॉल इल। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय मोहन इन 10 डेज। तो यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को कुछ मान लेते हैं। तो उसके लिए अपन इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो 12 आ जाएगा एलसीएम, तो 6 का 2 बार में, 12 का 1 बार में। तो यहां पे आप देखिए सोनू और मोनू दोनों मिलके एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, और मोनू प्लस मोहन दोनों मिलके एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं। अब अपन से बोला गया कि सोनू और मोनू ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद वो दोनों बीमार पड़ गए, और बाकी बचे हुए काम को मोहन ने 10 दिन में किया। अगर सोनू और मोनू हर दिन 2 यूनिट काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 दूनी 10 यूनिट। 10 यूनिट काम उनने कर दिया था, उसके बाद वो बीमार पड़े थे। टोटल काम अपना 12 यूनिट है। तो अब कितना काम बच गया, तो 12 - 10 दैट इज 2 यूनिट काम बच गया। इस 2 यूनिट काम को मोहन ने 10 दिन में करा। तो हर दिन कितना काम किया, तो हर दिन 2/10 दैट मीन 0.2 यूनिट काम किया। तो जो मोहन की एफिशिएंसी है वो आ गई 0.2। तो मोहन अगर 0.2 है तो मोनू कितना होगा, मोनू प्लस मोहन दोनों मिला के 1 यूनिट है। तो मैं बोल सकता हूं कि मोनू जो है वो 0.8 होगा। और अगर मोनू 0.8 है तो सोनू कितना होगा, सोनू प्लस मोनू मिला के 2 यूनिट है। तो मैं बोल सकता हूं सोनू जो है वो 1.2 यूनिट होगा। तो यहां पे इन सब की एफिशिएंसी अपने पास आ चुकी है। अब अपन से बोल रहा है कि द टोटल पेमेंट फॉर द वर्क डन इज 3600 विच इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पर्सन। देखिए जो टोटल पेमेंट बना वो 3600 रुपए बना, जो कि ऑब्वियस है कि तीनों में बटेगा क्योंकि तीनों लोगों ने काम किया है। तो यहां पे अपन से सोनू का शेयर पूछ रहा है। देखिए जब कभी भी काम किया जाता है, अगर ये तीनों डेली काम करते तो फिर जो पेमेंट बटता वो इनके एफिशिएंसी के रेशियो में बटता। मतलब जिसने जितना काम किया, जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि डेली तो काम कर नहीं रहे, मोहन ने कुछ अलग काम किया सोनू और मोनू ने कुछ अलग काम किया। तो यहां पर फिर एफिशिएंसी का रेशियो नहीं लेंगे, उनने जितना जितना काम किया उसका रेशियो लेंगे। तो यहां पर आप देखिए मोहन ने जो है 2 यूनिट काम किया था, तो मोहन का तो आ गया 2 यूनिट। और ये तो मोहन, मोहन को पूरा लिख देते हैं। सोनू और मोनू की अगर मैं बात करूं तो देखिए मोनू ने 0.8 यूनिट से 5 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना करेगा, 8 पंजे 40 मतलब 4 यूनिट काम किया। तो सोनू ने जो है बाकी बचा हुआ काम किया होगा, या आप यूं भी बोल सकते हो कि 1.2 यूनिट से 5 दिन काम किया, तो 1.2 इंटू 5 दैट इज 6। तो 6 यूनिट काम इसने किया। अब चाहे तो अपन इनका फर्दर और रेशियो भी ले सकते हैं, ये 1 बार में, ये 2 बार में और ये 3 बार में।
तो ये हो गया इनके काम का रेशो। तो जो पेमेंट है वो भी इसी रेशो में बटेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 3+2 5 + 1 6, दैट मीन्स की टोटल 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 3600। और अपन से पूछ रहा है सोनू का शेयर कितना होगा, तो सोनू ने 3 यूनिट काम किया, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक तरीके से ये हाफ हो गया। तो यहाँ पे 3600 का आधा अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 1800। दैट मीन्स कि सोनू को 1800 रुपए मिलेंगे। A big joint family has 4 grandparents, 4 parents, and 8 cousins. The average age of the grandparents is 74 years, that of the parents is 58 years, and that of the cousins is 22 years. What is the average age of the members of the family? देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, उसमें 4 ग्रैंड पेरेंट है और 4 पेरेंट है और 8 कजिन है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स को अपन कपल समझ लेते हैं। ग्रैंड पेरेंट का मतलब क्या समझ लेते हैं कि एक दादा और एक दादी, लेकिन ये समझना सरासर गलत है। देखिए दादा को भी ग्रैंड पेरेंट ही बोला जाता है और दादी को भी ग्रैंड पेरेंट ही बोला जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहां पर एक ग्रैंड पेरेंट का मतलब 2 लोग हैं। 4 ग्रैंड पेरेंट बोला है तो इसका मतलब टोटल 4 ही लोग हैं। इसको आप 8 लोग समझने की गलती ना करें। दादा दादी अपन बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग दादा है और कुछ दादियां हैं। अब वो हो सकता है कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बराबर ही हो, 2 दादा 2 दादी हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। हो सकता है एक ही दादा और 3 दादी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आप देखिए गलत समझना इसको, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनका रेशो ले लेते हैं। रेशो अगर आप लोगे तो ये 1 1 और 2 आ जाएगा। अब यहां पे अपन को ग्रैंड पेरेंट की जो एवरेज एज दे रखी है 74 ईयर, लेकिन अपन ने रेशो लेने के बाद केवल एक ग्रैंड पेरेंट कर दिया तो 74 आ गई। फिर पेरेंट की जो एवरेज एज है वो 58 है, लेकिन अपन ने केवल एक ही पेरेंट रहने दिया तो ये भी 58 आ गई। और जो कजिन है, 2 कजिन है और उनकी जो एवरेज है वो 22 है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 22 दूनी 44। तो इनको आप ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाय टोटल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। टोटल मेंबर कितने हो गए, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 और 4 16 की 6, एक कैरी चला गया आपके पास, तो 5 5 10, 10 7 17, 176/4। 4 का 4 बार में 16 और 4 बार में 16, दैट मीन्स की एवरेज एज आ जाएगी 44 साल। अब यहां पे देखिए डेविएशन मेथड आप इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे नॉर्मल से सम करना है और 3 नंबर है, कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, आसानी से उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। The cost price of an article is 2100. What should the market price of the article be so that after a discount of 20% the seller still makes a profit of 90%? तो यहां पे अपन को आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2100 रुपए और बोला जा रहा है कि मार्क प्राइस क्या हो सो दैट कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 90% का प्रॉफिट हो। तो देखिए कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे अपन सीधा जा सकते हैं अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करें। फॉर्मूला क्या है, CP/MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन और लॉस हुआ है तो माइनस साइन। ये फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप डायरेक्ट यहां से कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल नहीं करूं तो फिर मैं डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे नहीं जा सकता। सबसे पहले मेरे को कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना पड़ेगा। देखिए बोला हुआ है कि प्रॉफिट 90% का हुआ है, तो ये है कॉस्ट प्राइस 2100 रुपए। यहां से मैं सेलिंग प्राइस निकालूं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस अपन ने मान ली 100%, तो प्रॉफिट मिला के जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो बन जाएगी 190%। इसका मतलब इस पे 190%, ये होगी अपनी सेलिंग प्राइस, ये आ गई अपनी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस से मैं मार्क प्राइस पे जा सकता हूं। अपन जानते हैं कि जब डिस्काउंट अपन देते हैं मार्क प्राइस पे तो सीधा अपन सेलिंग प्राइस पे आते हैं, तो फिर सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस पे भी जाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं मार्क प्राइस को 100% मान लूं, उस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद अपने पास सेलिंग प्राइस आई, तो 100 - 20 मतलब 80%। तो ये जो वैल्यू है यह है 80% की वैल्यू, तो 80 से आप डिवाइड कर दीजिए सो दैट की 1% की वैल्यू मिल जाए, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दैट की 100% की वैल्यू मिल जाए, बिकॉज मार्क प्राइस को अपन ने क्या माना, 100% माना। तो यहां से सीधा आपको मार्क प्राइस मिल जाएगी। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। ये 1 0 तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। फिर 8 से कट जाएगा, वैसे तो 8 से कितनी बार में जाता है ये, 8 से 12.5 बार में जाता है ना। चलिए, तो अब आप यहां पे चाहे तो वैसे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट डिजिट तो वैसे 5 आएगी, मतलब उसके अलावा तो और तो कुछ है नहीं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर अपन डिजिटल सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल सम क्या होगा, जैसे 2 और 1 का डिजिटल सम हो गया 3, और 1 और 9 का डिजिटल सम हो गया 1,
और यहां पर अगर मैं डिजिटल सम देखूं तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, तो यहां पर डिजिटल सम अपने पास आ गया 8 के बराबर। तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 8 24, और 24 का डिजिटल सम अगर आप देखेंगे तो 2 + 4 6। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो 9 का जो मल्टीपल है उसको अपन हटाते जाएंगे, ये 9 हटा दीजिए, फिर 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 7, दैट इज कितना आ गया आपके पास 24। 24 को अगर आप देखेंगे तो 2 + 4 6, तो इसका डिजिटल सम 6 आया, तो ये अपना आंसर हो सकता है। लेकिन एक बार बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 3 और 1 4, 4 5 9, तो इसका डिजिटल सम तो 0 आ गया। 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो इसका डिजिटल सम 2 आ गया। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 8 और 1 9 तो हट गया, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहां पर अगर ये फॉर्मूला में इस्तेमाल करता तो मेरा डायरेक्ट भी आंसर आ जाता। जैसे कि यहां पे कॉस्ट प्राइस तो अपन को बोल रखी है 2100 रुपए, मार्क प्राइस अपन को निकालनी है, डिस्काउंट है 20% का, और प्रॉफिट हो रहा है, बोला जा रहा है कि 90% का प्रॉफिट है, तो प्लस साइन लेंगे, तो ये आ जाएगा 100 + 90। तो यहां पे आप देखिए सोल्व कर लीजिए, तो मार्क प्राइस इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2100 इंटू 100 + 90 हो गया 190, और 100 - 20 हो गया 80। तो यहां आप देख सकते हैं अपन ने वो 100 काटने के बाद जो वैल्यू निकल के आई थी वो यही वैल्यू निकल के आई थी। तो ऑब्वियस है कि आंसर सेम आने वाला है। तो ये फॉर्मूले की मदद से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस। लेकिन अगर आपको इस तरीके से जाना है तो फिर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको पहले कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाना पड़ेगा, फिर सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस पे जाना पड़ेगा। फॉर एन आइटम ए मैन्युफैक्चरर गेन्स 12%, द होलसेलर गेन 10% एंड द रिटेलर गेन 15%। देखिए मैन्युफैक्चर 12% कमा रहा है, होलसेलर 10% कमा रहा है और रिटेलर 15% कमा रहा है। कॉस्ट प्राइस अपन से पूछा जा रहा है यदि रिटेल प्राइस 56,672 है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मैं मान लेता हूं किसी आइटम की कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिसको उसमें बनाने में खर्चा आ रहा है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 हो गई। अब जो मैन्युफैक्चरर है उसको 100 रुपए का उस पर खर्चा आया, तो वो कॉस्ट प्राइस बन गई। अब मैन्युफैक्चरर उस पर कुछ कमाएगा तो क्या करेगा, उसकी प्राइस को 12% बढ़ा देगा। तो 12% अगर उसने बढ़ाई तो प्राइस कितनी हो गई, 112%। फिर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के पास भेजी, अब होलसेलर के पास जो प्राइस आई वो ये आई, तो होलसेलर भी कुछ कमाएगा, 10% कमा रहा है, तो इस प्राइस को और 10% वो बढ़ा देगा, तो प्राइस बन गई 110%। अब ये जो प्राइस होलसेलर है ये रिटेलर को भेज रहा है, क्योंकि होलसेलर डायरेक्ट ग्राहक को सामान नहीं बेचता, सामान कौन बेचता है, रिटेलर। तो पहले होलसेलर रिटेलर को बेचेगा। अब रिटेलर के पास जो प्राइस आई, मतलब जो उसको घर में प्राइस पड़ी वो ये पड़ी, तो फिर रिटेलर भी कुछ कमाएगा। तो कमाने के लिए उसने और 15% इस पे बढ़ा दिया, दैट मींस क्या हो गया 115%। और ये जो वैल्यू निकल के आई ये जो है ग्राहक को पड़ेगी, ग्राहक कितने में खरीदेगा, इस वैल्यू में, और इसी को अपन बोलते हैं रिटेल प्राइस, जो कि अपन को दे रखी है 56,672 रुपए। तो यहां से अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे ना तो आपका यूनिट डिजिट काम आएगा, ना ही आपका डिजिटल सम काम आ पाएगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, मैंने पहले से करके देख रखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। और ना ही यहां पर टेंस डिजिट काम आएगा। तो चलिए इसको अपन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे 1 0 तो अपन सबसे पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां पर मैं 11 से अगर मैं इसको काटूं तो देखिए 11 का 5 बार में 55, एक बार में 11, 16 - 11 करेंगे तो 5, 5 का मतलब 57, तो 5 बार में 55 और 2 बार में 22। फिर यहां पे मैं सीधा 115 से काट देता हूं। 115 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 115 का सबसे पहले तो 4 बार में जाएगा, 115 का 4 बार में कितना हो जाता है 460, 515 - 460 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 40 + 15, दैट इज कितना 65, नहीं 55, 55 का मतलब हो गया 552। पूरा पूरा तो नहीं जा रहा कह रही है ना, हाँ पूरा पूरा तो वैसे भी नहीं जाएगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, पूरा पूरा 552 आ रहा था। 115 का 5 बार में तो नहीं जा पाएगा, 4 बार में जाएगा। 115 का 4 बार में वही हुआ 460, तो 552 - 460 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 92, 92 का मतलब हो गया 920, और 115 का जो है 8 बार में हो जाता है 920, तो ये आ गया 44.8। फिर 112 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो 112 से देखिए ये 0.448 जो है वो 112 का 4 बार में हो जाता है, तो ये आ गया 0.4। तो मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 0.4 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू कितना 40,000। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई 40,000, ऑप्शन नंबर 1। 3% ऑफ व्हाट नंबर इज द सम ऑफ 4% ऑफ 12 एंड 6% ऑफ 80। तो यहां पे अपन नंबर को x मान लेते हैं, तो अपन से बोला गया है कि 3% ऑफ x
इज इक्वल टू 4% ऑफ 12 प्लस 6% ऑफ 80। तो यहां पे आप देखिए परसेंट तो आपका सब जगह कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो उसको तो आप हटा ही दीजिए। 3 से यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 4 बार में और 3 से ये 2 बार में, तो x कितना आ जाएगा अपने पास? x आ जाएगा 4 चौको 16 और 80 दूनी 160, दैट इज कितना है 176। ऑप्शन नंबर 1। आगे अपन से बोला गया कि इफ राज इन्वेस्टेड 14,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर विथ कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम ऑन मैच्योरिटी। तो यहां पे आप देखिए अपन को प्रिंसिपल दे रखा है 14,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का है 10%, लेकिन यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको हाफ ईयरली निकालनी पड़ेगी। अगर एक साल की 10% है तो आधे साल की कितनी हो जाएगी? 5%। और यहां पर जो टाइम दे रखा है वो एक साल दे रखा है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। एक साल में 2 बार हाफ ईयरली आते हैं, दैट मीन्स कि ये 2 बार कंपाउंड होगा। तो अब 5% के हिसाब से 2 बार कंपाउंड होगा, तो आप चाहे तो यहां पर कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम अगर आपको कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100%। तो यहां पर x की वैल्यू अगर आप 5 डालेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25 बटा 100, दैट मीन 0.25, तो ये आ गया आपके पास 10.25%, 10.25%। ये आ गई आपकी कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर देखिए बोला गया कि मैच्योरिटी पे उसको क्या अमाउंट मिलेगा, मतलब टोटल अमाउंट अपन से पूछ रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 14,000, प्रिंसिपल को अपन 100% मान लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट लगा 10.2% का, तो टोटल वैल्यू क्या बन गई? 110.25%, जिसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है और अपन को 100% की वैल्यू दे रखी है, दैट इज कितना? 14,000। तो यहां पर ये 2 जीरो तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 1% की वैल्यू आ गई 140, तो 110.25% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 140 इंटू 110.25। तो देखिए 14 पंजे 90, 0 9 कैरी चला गया, 14 दूनी 28, 28 और 9 अगर आप करेंगे तो 35, सॉरी 14 पंजे 90 नहीं, 14 पंजे 70, माई मिस्टेक, 7 कैरी गया, 14 दूनी 28 और 7 35 की 5, 3 कैरी चला गया, 14 एकम 14 की 4, 1 कैरी चला गया, दैट इज 15,435 रुपए। ऑप्शन नंबर 3। 370 is divided into 3 part. The second part is 1/4 of third part and the ratio of first and third part is 3:5। तो देखिए यहां पे बोला गया कि सेकंड पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट का 1/4 है, ये है, और फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का जो रेशियो है वो अपन को दे दिया 3:5। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट क्या था? थर्ड पार्ट का 1/4। थर्ड पार्ट क्या है? 5 यूनिट, तो 5/4 आ जाएगा ये अपने पास। तो कंबाइंड रेशियो अगर आप लेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन 4 3 12, 4 पंजे 20 और ये आ गया 5। यहां पे मैंने क्या करा? पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/3 और 2 इनका रेशियो अपने पास आ चुका है। अब अपन से पूछ रहा है थर्ड पार्ट और टोटल अमाउंट का रेशियो। तो देखिए ये जो 370 आपको दे रखा है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा थर्ड पार्ट कितना है अपने पास? 20 यूनिट है, और टोटल अमाउंट क्या है? टोटल अमाउंट को अपन ने 1 3 और 2 में ही डिवाइड किया है, तो यहां पर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 20 दैट इज 27 यूनिट। तो रेशियो आ जाएगा अपने पास थर्ड और टोटल अमाउंट का 20:37। तो ये जो 370 बोला गया इसका कोई जरूरत नहीं है, यहां पर अगर अपन से रेशियो की जगह अमाउंट पूछता तो फिर अपन इसकी जरूरत पड़ती अपन को। ए होलो सिलेंड्रिकल आयरन पाइप हैज इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ए 14 मीटर एंड 21 मीटर रेस्पेक्टिवली and its height is 14 meter. If this pipe is to be painted all over, find the area to be painted. तो यहां पे आप देखिए एक होलो सिलेंड्रिकल आयरन पाइप है, होलो मतलब अंदर से खोखला। अब इसको अपन को सब तरफ से पेंट करना है, तो अपन से पूछा जा रहा है कि जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो यहां पर आप देखिए अंदर से खोखला है, इसका मतलब है कि अंदर भी अपन को इसको पेंट करना पड़ेगा, तो अंदर भी एक तरीके से एक सिलेंडर ही बनेगा। लेकिन यहां पर आप क्या कीजिए, ये जो ऊपर की दोनों रिंग है ऊपर और नीचे की, इनको अभी छोड़ दीजिए। तो अंदर और बाहर की सतह पे अगर मैं पेंट की बात करूं तो दोनों साइड, अंदर की साइड जो सिलेंडर बन रहा है और बाहर की साइड जो सिलेंडर बन रहा है, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया पे अपन पेंट करेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हाइट तो दोनों में सेम आएगी 14 मीटर, लेकिन जो इंटरनल रेडियाई है वो 14 मीटर है और एक्सटर्नल 21 मीटर है। तो जब बाहर वाले सतह पे आप लेंगे 2πr मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो उसमें रेडियस आपकी 21 आएगी, और अंदर वाले में जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो उसमें रेडियस 14 आएगी।
देखिए कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। तो यहां पर अपन 2 पाई तो कॉमन ले लेते हैं। रेडियस बाहर वाले के लिए हो गई 21 और हाइट तो सेम रहेगी 14, और अंदर वाले की रेडियस हो गई 14 और हाइट सेम 14। तो ये तो हो गया अपना अंदर और बाहर की सतह पे एरिया। लेकिन अगर आप ध्यान से आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे में आपको दो सर्कुलर रिंग्स मिलेगी, और ये रिंग्स जो है इन पे ये वाला जो पार्ट है इन्हीं पर एरिया, इन्हीं पर पेंट होगा, बाकी और जगह पेंट नहीं होगा। तो ये जो अपने पास ट्रैक बन रहा है एक तरीके से, इसका एरिया अपन को यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। तो ये भी एक ऊपर और एक नीचे दो है, दो को मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। इनका एरिया क्या होता है, तो इनका एरिया हो जाता है पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। मतलब बड़े वाले सर्किल के एरिया में से अगर मैं छोटे वाले सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखिए ऊपर और नीचे मिला के 2 हो गई, और पाई है तो ये 2 पाई अपन ने कॉमन ले लिया था। तो ये हो गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 मतलब बड़े वाले सर्किल की रेडियस दैट इज 21 स्क्वायर, और R2 मतलब छोटे वाले सर्किल की रेडियस दैट इज 14 स्क्वायर। तो यहां पर ये 14 इंटू 14 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर ये 2 इंटू पाई हो गया 22/7, और आप चाहे तो 21 कॉमन ले लीजिए। तो ये अपने पास बच गया 14 प्लस 21 दैट इज 35। तो 7 से ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे चाहे तो वैसे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट से तो नहीं कर पाएंगे सॉरी, क्योंकि 5 दूनी 10 होगा और दो ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 0 है। तो यूनिट डिजिट से तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो आप चाहो तो नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो। चलिए नॉर्मली कर लेते हैं, वैसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 22 दूनी हो गया 44, और 44 इंटू 21 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो 105। तो 44 का 5 बार में अपने पास कितना हो जाता है 220, 22 कैरी चला गया, फिर 2 कैरी चला गया, 44 एकम 44 और 2 46, 4620 ऑप्शन नंबर 2। The smallest number greater than 1 by which root 45 should be multiplied so as to get a rational number। देखिए बोला जा रहा है कि एक से बड़ा छोटे से छोटा नंबर से क्या, किससे मैं मल्टीप्लाई करूं रूट 45 को, सो दैट कि मुझे ओवरऑल एक रेशनल नंबर मिले। अगर रूट 45 की मैं बात करूं तो रूट 45 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 9, और 9 तो रूट से बाहर निकल जाएगा दैट इज 3, तो ये बन गया 3 रूट 5। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इर्रेशनल कौन है, केवल ये रूट 5 इर्रेशनल है, 3 तो अपने पास रेशनल है। मतलब अगर ये रूट 5 या तो हट जाए या फिर रूट 5 का कोई जोड़ीदार मिल जाए सो दैट कि वो मल्टीप्लाई होके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब यहां पे मैं हटा तो नहीं सकता, क्योंकि हटाने के लिए तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड अपन को करना नहीं है, अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो फिर मैं छोटे से छोटे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं इसके जोड़ीदार मतलब इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट 5 से। अब जब आप यहाँ रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15, और 15 क्या है एक रेशनल नंबर है। तो मैं बोल सकता हूं छोटे से छोटा नंबर कौन सा हो गया रूट 5 हो गया। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो 2 रूट 5, रूट 45, 4 रूट 5, तीनों से मल्टीप्लाई होने पे रेशनल नंबर बनेगा, लेकिन अपन से छोटा नंबर पूछ रहा है जो कि कौन सा है रूट 5, ऑप्शन नंबर 3। Two cars are traveling from the same location moving in the same direction at speeds of 6 km and 4 km per hour respectively starting at the same time, calculate the approximate distance between the car after 10 minutes। देखिए बोला जा रहा है कि दो कार जो है वो सेम टाइम पे सेम लोकेशन से सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो 10 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना रहेगा। तो यहां पर अपन सीधा निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम तो अपने पास है 10 मिनट, इस मिनट को अपन क्या करते हैं सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो आ गया अपना टाइम। और स्पीड की अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो जब कार सेम डायरेक्शन में चलती है तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो हो जाती है दोनों कार की स्पीड का डिफरेंस, दैट इज S1 माइनस S2। तो S1 माइनस S2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2। अब ये दो जो है वो आपके पास किलोमीटर पर आवर में आया, लेकिन आपने टाइम को लिया सेकंड में, तो फिर आपको स्पीड को क्या रखना है मीटर पर सेकंड में, सो दैट की डिस्टेंस मीटर में आ जाए, और सारे ऑप्शन अपने पास मीटर में है। तो यहां पर मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मेरे को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए आप देख लीजिए, यहां पर सोल्व कर लीजिए। 6 से ये 10 बार में, 6 से ये 3 बार में, तो ये कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 का मतलब ये हो गया 1000/3, 1000/3 मतलब 333.3 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। A, B and C have salaries in the ratio 2:3:5 in the year 2018। देखिए A, B और C इन तीनों की सैलरी का रेशियो अपन को दे रखा है 2018 का, जो कि है 2:3:5। 2019 में तीनों को 10%, 15% और 20% का इंक्रीमेंट मिला,
तो चलिए यहां पे अपन इंक्रीमेंट दे देते हैं। 10% का इंक्रीमेंट मतलब क्या हो गया, टोटल वैल्यू हो गई 110%, तो 110%। इसको 15% का इंक्रीमेंट मिला तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, 100 प्लस 15 मतलब 115%। और इसको जो है वो 20% का इंक्रीमेंट मिला तो 20% का मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 120%। फिर बोला जा रहा है कि 2020 में केवल ए को इंक्रीमेंट मिला और कितने का, 20% का। तो 2020 में उन तीनों की सैलरी का रेशियो क्या होगा। तो यहां पर बी और सी को तो इंक्रीमेंट नहीं मिला लेकिन ए को मिला, तो ए को और इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। 20% का और मिला मतलब 100 प्लस 20 दैट इज टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 120%। तो इन तीनों का अपन को लेना है अब रेशियो। तो 100 तो तीनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ये एक जीरो अपने पास यहाँ पे, मतलब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो डेन्यूमिनेटर अपने पास सब में खत्म हो चुका है। अब यहां पर आप देखिए 3 से अपन इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 3 से 4 बार में, ये 3 से 1 बार में, और 3 से ये 40 बार में। इसके बाद यहां पे फर्दर कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या गया, 4 दूनी 8, 8 इंटू 11 88। तो मैं बोल सकता हूं कि 88 होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या आ गया, ये तो 115 आ गया, और ये आ गया 40 इंटू 5 दैट इज 200, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा इनकी सैलरी का रेशियो 2020 में। ए सिलेंड्रिकल वेसल विद ए बेस ऑफ रेडियस 15 मीटर एंड हाइट ऑफ 21 मीटर इज फिल्ड विथ वाटर टू ए सर्टेन हाइट। देखिए यहां पर अपन को एक सिलेंडर दे रखा है जिसको अपन कुछ हाइट तक पानी से भर रहे हैं। इसकी रेडियस और हाइट दोनों ही अपन को दे दी, रेडियस दे दी अपन को 15 मीटर और हाइट अपन को दे दी 21 मीटर। अब मैंने मान लिया कि ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है ये इतनी हाइट तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। चलिए अब बोला जा रहा है कि इसमें 10 स्फेरिकल बॉल डाली जा रही है जिनका रेडियस 1.5 मीटर है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि जो पानी का लेवल है वो कितना राइज करेगा। तो यहां पर आप देखिए पानी का लेवल क्यों राइज कर रहा है, क्योंकि अपन ने बॉल्स डाल रही है। दैट मीन्स कि बॉल्स का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर का बढ़ जाएगा। जैसे कि यहां पर अभी इस वक्त वॉल्यूम यहां पर है, तो बॉल्स की जो वेट है वो वाटर के वेट से ज्यादा होगा, दैट्स वाई बॉल्स तो नीचे चली जाएगी, तो वाटर का जो लेवल है वो ऊपर की साइड आ जाएगा। अब मैंने मान लिया कि वाटर का लेवल यहां तक आ गया, ये वाला लेवल अपने पास बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ा, ये h हाइट में बढ़ा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सिलेंडर के अंदर है, दैट मीन्स कि ये जो वॉल्यूम बढ़ा ये सिलेंडर के आकार में बढ़ा। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को सिलेंडर का वॉल्यूम देखना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस सेम रहेगी 15 ही, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी h के बराबर। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल दी 10 बॉल्स। तो टोटल 10 बॉल है और बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, बॉल स्पेयर के शेप की है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, रेडियस कितनी है 1.5 मीटर, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। तो यहां पर आप देखिए पाई से तो पाई अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 1.5 से 10 बार में चला जाएगा, और ये 1.5 से ये भी 10 बार में चला जाएगा, फिर ये 1/10 से 1/10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 0.5 बार में चला जाएगा, और 4 इंटू 0.5 अगर आप करेंगे तो 2 होता है, और 2 से जो है ये 5 बार में चला जाएगा। तो 5h इक्वल टू 1, दैट मीन्स h इक्वल टू क्या आ गया, 1/5 मीटर। तो इस मीटर को अपन अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो जो पानी का लेवल है वो 20 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। इफ a बाई बी इक्वल टू 7/11, b बाई सी इक्वल टू 12/17, देन a प्लस बी बाई बी प्लस सी। देखिए a बाई बी आपको दे रखा है 7/11, b बाई सी आपको दे रखा है 12/17। तो यहां पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो b को इक्वल कर दीजिए। यहां पर b 11 यूनिट है, यहां पर b 12 यूनिट है, तो बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर ऊपर नीचे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर ऊपर नीचे आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब अपन से निकालना है a प्लस बी बाई बी प्लस सी। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 12 इंटू 7 दैट इज 84, और b क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 दैट इज 132, डिवाइड बाय सेम b तो अपना वही रहेगा 12 इंटू 11 दैट इज 132, और c क्या हो जाएगा 17 इंटू 11, तो कितना हो गया 187। तो यहां पर आप सोल्व कर लीजिए, 4 और 2 6, 13 और 8 हो गया 21, और नीचे में अगर आप देखेंगे तो 7 और 2 9, 8 और 3 11 की एक कैरी चला गया, दैट इज 319, ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप जीरो गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ये 8 जीरो है। 8 जीरो मतलब क्या हो गया 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर की होल पावर 4, क्योंकि आप जानते हो कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है।
10 स्क्वायर बन गया 100, तो ये बन गया 100 की पावर 4। तो यहां पर अगर फोर्थ रूट ऑफ 100 की पावर 4 की मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 के बराबर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 100 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट 100 इक्वल टू 10। तो ये जो पहला वाला नंबर है ये 10 आ गया। अब यहां पर बात की जा रही है 9261 का क्यूब रूट। तो देखिए 9261 का क्यूब रूट तो अपन को डायरेक्ट याद नहीं होगा, हो सकता है आपको याद हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को तो याद नहीं है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, तो देखिए 9261 से छोटा एक नंबर आप लीजिए जिसका क्यूब रूट आपको याद हो। तो 8000 एक नंबर होता है जिसका क्यूब रूट सबको याद होगा 20 होता है, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 और 1000 का क्यूब रूट 10, तो 2 इंटू 10 20। तो मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर 8000 से बड़ा है, दैट मीन्स कि इसका क्यूब रूट 20 से बड़ा होगा। अब 20 से बड़ा ऐसा नंबर आपको लेना है जिसकी यूनिट डिजिट का क्यूब आपको 1 के बराबर आए, क्योंकि यहां पर यूनिट डिजिट क्या है 1। तो देखिए 20 से ऊपर जब आप 21 पे जाएंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो 21 के क्यूब में जब आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो वो 1 ही आएगी। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जिसमें आपको क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 1 मिलेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या आ गया, ये आ गया 21। तो ये बन गया 10 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू -11, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।